This is an ABP Life podcast. व्लादिमीर पुतिन ने करीब 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद पहले आधिकारिक नतीजों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। राष्ट्रपति के तौर पर उनका ये 5वां कार्यकाल होगा। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम है। और रूस में पुतिन की इस जीत पर हमारे सहयोगी आलोक पाठक ने रूस मामलों की जानकार और जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर रश्मिनी कोपरीकर से बातचीत की। आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। इस वक्त जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो रूस में 5वीं बार राष्ट्रपति पद के लिए व्लादिमीर पुतिन चुने जा चुके होंगे। इस वक्त जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ इसको कैसे देख रहे हैं? लोग बोल रहे थे कि पुतिन कमजोर हो गए हैं, इस बार उनके चांसेस नहीं है। पुतिन एक ऐसे युद्ध में भी फंसे हुए हैं जो 2 साल से अधिक हो गया है, फिर भी 5वीं बार। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? जी, सबसे पहले धन्यवाद, मुझे आपने इस विषय पे चर्चा करने के लिए बुलाया। जैसा कि अभी हम आज सुबह से जो न्यूज आ रही है उसके मुताबिक लगभग 88% वोट मिले हैं, ऐसी न्यूज है। जिसका मतलब ये है कि पुतिन 5वीं बार रशिया के राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। और इस तरह का ये जो भारी बहुमत जो मिला है वो आज तक का जो एक पोस्ट सोवियत इतिहास जिसे हम कह सकते हैं, 1991 में जब रशिया इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद के पिछले 30 वर्ष के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत किसी भी एक कैंडिडेट को मिली है। और इसमें ये भी है कि पुतिन एक टॉल लीडर या टॉलेस्ट लीडर के तौर पे उभरते हुए भी दिख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पिछले 2 शतकों से, मतलब 200 इयर्स से लंबे समय तक सबसे ज्यादा साल जिन्होंने रशिया पे राज किया है, ऐसे भी राष्ट्राध्यक्ष वो इस बार बन जाएंगे। इसके पहले मतलब अब वो इस प्रेसिडेंशियल टर्म के साथ स्टालिन जो थे सोवियत यूनियन के लीडर, उनको भी पीछे छोड़ देंगे। उनसे भी ज्यादा समय वो रशिया के शासक बने रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 2000 में सबसे पहली बार पुतिन राष्ट्राध्यक्ष बने थे रशिया के, और तब से 2000 में, उसके बाद 2004 में लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उन्होंने प्रेसिडेंशियल निभाने के बाद 2008 में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उस समय के जो रशियन संविधान के नियम थे उस हिसाब से 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है तो वो लगातार तीसरी बार कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो उस समय वो राष्ट्राध्यक्ष पद छोड़कर वहां पे मेदवेदेव को उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष बना के खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। और 2012 में राष्ट्राध्यक्ष के पद पर उनकी वापसी हो गई थी। तो ये जो संविधान का जो रूल था उसके मुताबिक अगर चलते रहते तो इस बार फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते। और इसके लिए 2020 में रशिया के संविधान में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। तो आज का इलेक्शन अगर हमें अच्छे से समझना है तो ये जो संवैधानिक बदलाव है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2020 में हुआ था, उसको समझना भी उतना ही हमारे लिए जरूरी है। उसमें सबसे पहली बार तो उन्होंने ये किया था कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ 2 बार राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। वो लगातार हो या बीच में कुछ साल छोड़ के हो, 2 ही बार बन सकता है। लेकिन 2020 तक के जितने भी प्रेसिडेंशियल टर्म्स हुए थे उनको उन्होंने पूरी तरह से नलीफाई कर दिया था कि यहाँ से आगे अब जो इलेक्शंस होंगे, तो इसलिए राष्ट्राध्यक्ष पुतिन के उसके पहले के जो 4 प्रेसिडेंशियल टर्म्स थे उनको पूरी तरह से नजरअंदाज करके यहाँ से आगे वो और 2 टर्म्स लड़ पाएंगे। ऐसा एक प्रावधान वहाँ पे बनाया गया जिसके मुताबिक वो 2024 का इलेक्शन अब जो हुआ है उसको लड़ पाए। और अब स्थिति ये है कि 2030 में भी वो लड़ पाएंगे। अभी 6 साल का प्रेसिडेंशियल टेन्योर होता है और अगर इस तरह से अगर होता है और अगर उनकी मर्जी हो तो 2036 तक, मतलब 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं।
तो इस अमेंडमेंट के बेसिस पे उन्होंने अभी री इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। ये जो इलेक्शन अभी हमने देखा था, इसमें टोटल 4 कैंडिडेट्स ने भाग लिया था और 2 कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर था वो डिक्लाइन भी हो गया था। तो उसमें ये माना जाता है कि हालांकि रीजन तो बहुत टेक्निकल उन्होंने दिया था कि कुछ वोटर्स लिस्ट का इशू था सिग्नेचर्स का, बट उसमें ये माना जाता है कि उसमें से जो एक थे वो पूरी तरह से एंटी वॉर प्रोपेगेंडा के लिए माने जाते थे और एंटी पुतिन भी उनका स्टांस रहता था, तो इसलिए भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन था, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो हालांकि ये जो 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़े, अब रिजल्ट सामने आने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि पुतिन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं 88% और बाकी सबको कंबाइंड मिला के कुछ 10-12% वोट मिले हैं। किसी को 4, किसी को 3, इस तरह से। मतलब अगर हम देखें तो ये देखा जा सकता है कि पुतिन के जो इलेक्शन जो वोटिंग है, जो उनकी सफलता है, उसके सामने जो नंबर 2, नंबर 3, 4 के है वो कहीं पे उनके सामने टिकते ही नहीं है, बहुत नीचे। जी एक यहीं पर इंटरजेक्ट करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। कई बार आरोप लगता है कि रूस का चुनाव भी एक तरह से चीन के चुनाव की तरह ही है। चीन में तो खुले तौर पर ऑटोक्रेसी है, एक पार्टी का शासन है, और रूस में भी कहीं ना कहीं पुतिन ने कुछ ऐसी ही व्यवस्था कर रखी है कि केवल नाम मात्र के लिए चुनाव होता है, उसके परिणाम पहले से तय होते हैं और उनकी अधिनायकवादी सोच जो है या उनकी जो सत्ता है वह कहीं ना कहीं अधिनायकवाद की ओर जाती है और वह एक तानाशाह की तरह बिहेव करते हैं या एक तानाशाह है। जी, मैं काफी हद तक आपकी बात से सहमत हूँ। हालांकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया के 1 पार्टी रूल तो ऑन पेपर खत्म हो गया था कि कोई एक ही पक्ष की सरकार वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की लगातार सोवियत यूनियन में थी। लेकिन जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना 93 में, उसके बाद उन्होंने ये एक पार्टी शासन को तो हटा दिया था, लेकिन जो नियम है वो अगर कहते हैं कि रशिया एक लोकशाही है, लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं उन नियमों से काफी परे है, जिसमें यही देखा जाता है कि 1 टॉलेस्ट लीडर जो अभी पुतिन है और उनके ऑथोरिटेरियन, आपने जैसे कहा, अधिनायकवाद की तरह उनका शासन चलता है और बहुत सारी पावर भी उनके हाथ में ही पूरी तरह एकत्रित है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसमें यह भी है कि वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस की सिस्टम भी नहीं है कि जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होती है या यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वहाँ पे होती है, वैसे यहाँ पे नहीं पाई जाती। और इसीलिए कुछ विशेषज्ञ जो है वो रशिया को एक सुपर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के तौर पे देखते हैं। हालांकि जो रशिया का अपना स्टांस है वो कहते हैं कि हम सॉवरेन डेमोक्रेसी है। अब ये सॉवरेन डेमोक्रेसी जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब वो ऐसा मानते हैं कि रशिया में हम जिस तरह के लोकतंत्र का विकास कर रहे हैं वो रशिया का जो इतिहास और वहाँ के जो लोकल डायनामिक्स है उनके हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं। हालांकि वो अंडर द गार्ब ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेसी वो वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम इलेक्शंस की ही बात करें तो उसमें ये देखा जाता है कि अपोजिशन एक तो होता ही नहीं है और जो 2-4 कैंडिडेट्स होते भी है वो बिल्कुल नाम मात्र होते हैं। और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो जो प्रचार, जैसा कि अभी हम बहुत जल्द भारत में भी चुनाव देखने जा रहे हैं और हर 5 साल में ये एक पूरी तरह का एक माहौल होता है, एक महोत्सव की तरह, एक त्योहार की तरह हम मनाते हैं, वैसे भी किसी तरह का वहाँ पे एक माहौल नहीं होता। हालांकि आप अगर वहाँ पे जाओगे स्ट्रीट पे ही आपको पता भी नहीं चलता कि वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल शांति से और लगभग जैसे कि ये बस एक प्रक्रिया है जिससे कुछ मतलब बदलाव ना आने वाला है ना उससे कुछ आम लोगों के जीवन में फर्क पड़ने वाला है। इस तरह का एक माहौल होता है, लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे होते हैं और वोटिंग के दिन या तो चले जाते हैं या उनके घर में, इस बार तो उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग का भी एक वो शुरू किया था, तो उस हिसाब से एक तरह का एक साइलेंट इलेक्शन हम उनको कह सकते हैं। दूसरा एक जो खास करके वेस्टर्न कंट्रीज जो इनके आरोप लगाते हैं
उसमें वो कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स है, जो मॉनिटर्स होते हैं इलेक्शन के, जो हर कंट्री में जाते हैं, इंडिया में भी आएंगे अभी, उनको वहाँ पे उन्होंने इस बार बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया था कि आके इलेक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ऐसे में बाहर के जो दूसरे जो देश है, खास करके पश्चिमी देश, उनके हाथ में ये एक मुद्दा बन जाता है कि क्योंकि आप ऑब्जर्वर्स को आगे नहीं दे रहे हो, हालांकि तो वहाँ पे मतलब दाल में कुछ काला है, अगर सारी प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी तो क्यों नहीं ऑब्जर्वर्स आ सकते। और दूसरी तरह से वहाँ प्रेस फ्रीडम हो या राइट टू असेंबल, ये सारे जो दूसरे मतलब इलेक्शन के साथ साथ ये जो दूसरे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, इन पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। तो इस जी। अब एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, पुतिन फिर से बन गए हैं, इसका वैश्विक राजनीति पर और भारत पर क्या असर देखती हैं आप लोग? जी, अगर हम पिछले कुछ दिनों में उस प्रदेश में और इन जनरल दुनिया में जो हो रहा है जियोपॉलिटिक्स, उसको देखेंगे तो रशिया ने पिछले 2 सालों से यूक्रेन पर आक्रमण किया है। और अभी अगर हम रशिया और पश्चिमी देशों के बीच के रिलेशंस को देखेंगे तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आज वो है। लगभग 1960 की शुरुआत में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उस समय उनकी शत्रुता चरम पर पहुंच गई थी और आज भी लगभग उसी तरह के हालात है। और ऐसे में पुतिन, ये जो उनको पॉपुलर वोट मिला है, जो 88% कामयाबी उनको मिली है, उसको वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग मुझे जो सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एंटी वेस्ट है। ये पूरा जो पॉपुलर वोटिंग है, इट्स कम्प्लीटली इन सपोर्ट ऑफ पुतिन वॉर इन यूक्रेन। इस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो अपने आप को एक टॉल लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि वेस्ट के साथ जो उनके रिलेशंस खराब हुए हैं, वो लगभग अभी कुछ समय तक तो इसी तरह रहेंगे। हो सकता है इससे खराब भी हो सकते हैं क्योंकि पुतिन बार बार न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी देते रहे हैं, जैसा कि हाल ही में भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। और ऐसे समय में रशिया का एक पिवट टू एशिया पॉलिसी माना जाता है, जो पहले से है लेकिन वो पुतिन के समय में और ज्यादा उभर के आया है कि अगर यूरोपीय और अमेरिकी देशों के साथ उनके संबंध ठीक नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए वो जो आशिया के देश है, जैसा कि भारत हो गया, चीन हो गया, ईरान, पाकिस्तान भी है, मध्य एशिया के देश है, उनके साथ के अपने संबंध को दृढ़ करने की कोशिश करता रहता है। और इसीलिए रशिया का जबकि वेस्ट के साथ संबंध खराब हो रहा है तो चाइना और इंडिया के साथ संबंध सुधरता हुआ भी दिख रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए राष्ट्राध्यक्ष पुतिन हमेशा एक मित्र के तौर पर रहे हैं। जो इंडिया रशिया की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी जो साइन हुई थी 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे और वहां से पुतिन प्रेसिडेंट, हालांकि वो 2000 में ही प्रेसिडेंट बने और उसके तुरंत बाद 1 साल के अंदर उन्होंने भारत के साथ ये सामरिक वो गठन किया था, अलायंस किया था। तो ये जो है, तो पिछले कुछ सालों से रशिया और भारत के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और हमने बहुत सारे आयामों में, जैसा कि सुरक्षा का विषय हो तो रशिया हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, एनर्जी सिक्योरिटी के विषय में भी रशिया के साथ हम, और रशिया हमेशा से भारत का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी समर्थक रहा है। अगर कश्मीर का विषय हो तो उसमें भी रशिया ने हमेशा से भारत को एक बैकिंग दी है या सपोर्ट दिया है। और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो खुद भी बहुत जल्दी चुनाव का सामना करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्राध्यक्ष पुतिन का पर्सनल रैपो भी बहुत अच्छा माना जाता है। जब प्रधानमंत्री ने समरकंद में बैठ के पुतिन को कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो प्रेसिडेंट पुतिन को वो बात सुननी पड़ी थी और वो अभी भी लगातार उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते रहे हैं। तो ये संबंध तो मतलब और अच्छे ही होते रहेंगे। हालांकि भारत को इन संबंधों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना होगा, नेविगेट करना होगा अपने आप को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि अब भारत के वेस्ट के साथ भी उतने ही अच्छे संबंध है। तो ये हमारे सामने चुनौती जरूर होगी, लेकिन इस इलेक्शन से बहुत ज्यादा असर कुछ हमारे संबंधों पे नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिनी जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।
This is an ABP Life podcast.